युवाओं को आप केवल वोट बैंक समझते हैं? दांगी समाज के हो या राजगढ़ के अन्य समाज के हो या मध्य प्रदेश का कहीं भी हो, अगर विद्यार्थी है और उसे मेरी आवश्यकता है तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि वो निराश नहीं होगा। मेरा ऐसा सोचना है कि मानव जीवन में आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए। रवि भैया, कमाई धमाई कैसे की आपने? जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन गलत काम करना भी नहीं है और गलत काम करके पैसा कमाना भी नहीं। मैं आपके सफलता के राज जानना चाहता हूँ। यदि आप जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। हर सांस के साथ कुछ कर गुजरने की हुकार होना चाहिए। राजगढ़ वासियों, मध्य प्रदेश वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सामने स्क्रीन पर एक शख्सियत आप देख लीजिए, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में उन्होंने जो कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम से ही मैं उनसे बातचीत की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। म्हारो राजगढ़, मैं समझता हूँ राजगढ़ तक ये सीमित नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता के बीच में है प्रेम, स्नेह और आपका जो कह सकते हैं जनता की आवाज के प्रति आपका चैनल निरंतर कार्य करता है। उसकी बहुत सारी आपको ये कहूँगा बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आप ऐसे ही जनता के बीच में आवाज बन काम करते रहे। धन्यवाद रवि भैया। पहला सवाल रवि भैया मेरा यही है आपसे कि अभी हाल ही में आपने एक भव्य कार्यक्रम किया था, उसमें जो है बड़े बड़े दिग्गज पधारे थे। आप भी राजनीति से जुड़े हुए हो और आप भी राजनीति में एक बड़ी पहचान बनाना चाहते हो और बड़ी पहचान आपकी है भी, लेकिन फिर भी एक चाहता है ना आदमी कुर्सी, उस कुर्सी के लिए राजनीति की लड़ाई होती है। लेकिन रवि भैया जो है यूथ आइकॉन है। मैंने यहाँ जितने भी चितावत के दांगी अपने भाइयों से पूछा तो कि रवि भैया तो हमारे बर्थडे में आते हैं, रवि भैया तो हमारा केक कटाते हैं। अरे रवि भैया के बराबर तो आदमी नहीं है। तो मेरा सीधा सा सवाल यह है कि इन युवाओं को आप केवल वोट बैंक समझते हैं या वाकई में अपने परिवार का सदस्य समझते हैं? पहली बात तो बच्चे कभी वोट बैंक मैं नहीं समझता ही कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी समझेगा। बच्चे होते हैं, अगर इंदौर शहर में है तो शिक्षा ग्रहण करने, अपने सपनों के साकार करने आए हैं। मेरी जिम्मेदारी अगर है और मैं जो समझ रहा हूँ उस जिम्मेदारी के अनुसार उनको सही रास्ता दिखाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। उन्हें सही रास्ते के माध्यम से अपने सपनों को साकार कैसे किया जा सकता है, मैं वो कोशिश करता हूँ। अपने माँ बाप के जो माता पिता और समाज के जो सपने हैं उनको लेकर जब वो यहाँ आते हैं तो मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ, विशेष तौर पर मैं यही हमेशा प्रयास करता हूँ। कि क्या होता है ना, कई सारी चीजें ऐसी होती है कि कार्यक्रम में बड़े बड़े दिग्गज, मैंने बोला तो हजारी लाल दांगी जी आए थे वहां पर। तो कैसे सादा राजनीति के इन बड़े बड़े दिग्गजों को, कोई कांग्रेस में है, आप खुद कांग्रेस में है, वो भाजपा में है, कोई जज, कोई वकील, कोई अच्छा खासा पत्रकार, तो कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया कि भैया एक छतरी के नीचे इन सभी लोगों को साधा जाए? और ना केवल साधा जाए, आगे के भविष्य के लिए भी आपने कई सारी मांग कर दी, वो खैर आगे बात करेंगे हम। देखिए, आप मेरे एक तरीके से मित्र भी हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ अपने को समझ बढ़ाना पड़ेगी। जैसे भारत का जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो पूरा भारत एक हो गया, वो भारतीय कहलाए। इसी प्रकार से जब समाज का काम होता है तो पहले सामाजिक हो जाते हैं, जब चुनाव होते हैं, राजनीति करते हैं, तब पार्टियां हो जाती हैं। तो ये सामाजिक प्रोग्राम था। इस सामाजिक प्रोग्राम में कौन कांग्रेसी, कौन बीजेपी और कौन निर्दलीय, इस बात का कोई महत्व नहीं निकल कर आता है। यहाँ सब एकजुट थे, समाज के विकास के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं ये कोशिश की जाती है हमेशा सामाजिक संगठन के द्वारा। और वो सामाजिक संगठन दांगी समाज का जो है मध्य प्रदेश और देश के अंदर, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय जवाहरलाल दांगी जी। तो उनकी बड़ी भूमिका है इस समाज को लेकर चलने की और इस समाज को नई दिशा देने की। कौन बीजेपी में, कौन कांग्रेस में, उस सब अपना अपना है। उन्हें उचित जो लगा वो कार्य कर रहे हैं, मुझे जो उचित लग रहा है वो मैं वो कार्य कर रहा हूँ। लेकिन जब समाज के मंच पर बैठेंगे, जिस मंच पे आप बात कर रहे हैं कि हजारीलाल जी बैठे थे, उसी मंच पर रामचंद्र दांगी जी भी बैठे थे। तो ये आप किसी भी प्रकार से मुझसे ये कहेंगे कि हजारीलाल जी के प्रति आपका भाव, तो हाँ, वास्तविक बात है, सामाजिक तौर पर हजारीलाल साहब से मेरा बहुत ज्यादा जुड़ाव है। ये किनका नहीं है, सभी का है, ऐसा नहीं है। बड़े बुजुर्ग हैं और राजनीति के बड़े एक बोलते हैं ना भीष्म पितामह, तो मैं भी उनकी तारीफ करता हूँ कि भैया राजनीति के भीष्म पितामह है और दुनिया याद रखेगी उनको इसके लिए। और मैं अगर दांगी समाज के लिए जब तक पद पर हूँ, तो समाज के लिए काम कर रहा हूँ।
मैं तब तक इस चीज़ को हमेशा प्राथमिकता दूँगा कि समाज के लिए कौन कार्य कर रहा है, वो मेरी ज़िम्मेदारी बनेगी उसको समाज के लिए, समाज के प्रति हमेशा दिखाने की और समझाने की। तो यही ये चीज़ें हैं, समाज के लिए अगर वो कार्य किए हैं और कर रहे हैं, तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे बीजेपी से हो, मेरे लिए सब आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं और मैं सबका सम्मान करता हूँ। ये जो कार्यक्रम था दांगी समाज का एक विशाल मुझे नहीं पता कि इतिहास में कब ऐसा कार्यक्रम हुआ होगा कि युवाओं को आप जोड़कर लाए और एक गेट पर आपने लगा दिया कि भैया जो जो गुटखा लेकर आए हैं जेब में उनका गुटखा जमा कर लो। ये सारी चीज़ें आपकी रील भी खूब वायरल हो रही है। मुझे नहीं पता कि इंदौर में ऐसा कार्यक्रम कब हुआ होगा, लेकिन युवाओं के बीच आप चर्चा का विषय भी बने रहते हैं। तो क्या एक तरीके से आगे की राजनीति आगे की भूमिका जो है वो अ, पूरी तरीके से निर्भर हो जाएगी युवाओं के ऊपर आपकी? हमारे देश का अगर भविष्य देखेंगे तो शुरू कहाँ से करेंगे? छात्रों से, युवाओं से। तो आज अगर युवा है और मैं समाज और देश के प्रति सोचता हूँ कि युवाओं कुछ ऐसा करें जिससे परिवार, माता-पिता और समाज का नाम के साथ देश का नाम रोशन हो सके। तो उसमें रहे पूरी प्रयासरत रहता है। इसमें 150 से ज़्यादा हमने प्रतिभाओं का सम्मान किया, जिसमें हमने देखा कि समाज की वे प्रतिभाएँ जो इंटरनेशनल खेल के आ रही हैं, जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है। 150 देशों की प्रतियोगिताओं में 5वें नंबर पर देश को लेकर आई हैं। ऐसे और कई बच्चियाँ ऐसी हैं जो मतलब नेतृत्व करते-करते उन्होंने अपने आप को ऐसा सिद्ध किया कि उनको हम देखकर समझ में आया है कि अगर इन्हें सही दिशा और नए मतलब सपोर्ट मिलता रहेगा तो निश्चित ही बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते एक कमी इस कार्यक्रम में मुझे पर्सनल तौर पर लगी कि आपने उन तमाम प्रतिभाओं का सम्मान किया, जिन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए सब कुछ किया है, जिन्होंने इंदौर के लिए, राजगढ़ के लिए सब कुछ किया है। लेकिन राजगढ़ के कई सारे युवा ज़ोमैटो चलाते हैं दांगी समाज के, कई सारे युवा स्विगी चलाते हैं, कई सारे युवा ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर आप मानो या ना मानो ऐसे काम करते हैं जो जिनको मुख्य धारा में नहीं लाया जाता है। जैसे मैंने बोला कि ज़ोमैटो वाला को क्यों नहीं सम्मान मिला, जैसे मैंने बोला कि क्यों नहीं स्विगी वाले को हमने किसी को सम्मान दिया, जो अपने पापा की जेब बचाने के लिए सोचता है। क्यों नहीं हमने ऐसे व्यक्ति को सम्मान दिया, जो निचले स्तर पर एक प्लेटिना चला करके, सिटी डीलक्स चला करके अपने पापा की जेब बचाने की सोचता है, उस व्यक्ति को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? एक समाज के युवा की बात नहीं है, हमारे राठौर समाज में भी ऐसे ही है। तो क्यों नहीं हम उन लोगों का सम्मान करते हैं? देखिए, मैं पहले तो आपको बतला दूँ कि तांगी समाज पिछले 10 से 20 सालों में हर एक चीज़ में, हर एक क्षेत्र में काफ़ी संपन्नता आ गई है। आप राजगढ़ के अलावा विदिशा, सागा सब जगह चले आओ। अगर हम राजगढ़ में ही बात करें, तो आप मध्य प्रदेश का सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा राजगढ़ के मिलेंगे। शिक्षा का स्तर भी बड़ा है। अब आपने कहा कि जो बच्चे ज़ोमैटो, स्विगी में काम कर रहे हैं, उनका सम्मान क्यों नहीं करा? रैपिडो भी चलाते हैं कई लोग। वीडियो चलाते हैं, आपने बताया। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसको गंभीरता से समझिए। वो उनका स्थायी काम नहीं है। वे अपने इंदौर में रहते हुए अपने सपने को साकार करने के लिए जो मेहनत कर रहा है, उस मेहनत के साथ में वो अपना एक रहने की सुविधा के लिए कार्य कर रहा है। और जब वो मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसके बाद वो मुकाम पे पहुँच रहा है, सपने साकार कर रहा है, तो वही तो प्रतिभा कहला रही है। उसी का तो सम्मान कर रहा है। ऐसा नहीं कह सकता कि हम उनका सम्मान नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। उनका सम्मान जब वो अभी संघर्ष के दौर में, संघर्ष के साथ में प्रतिभाएं बनने के रास्ते पर है। जिस दिन प्रतिभाएं पर नहीं है, उस दिन उसका सम्मान बुरा है। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ बच्चा जब शहर में आता है तो अपने खेतों से भी जुड़ा होता है, अपने ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों से भी जुड़ा होता है। उसके साथ में वो इंदौर में आके बसने के लिए, या कह सकते हैं एक अच्छे गाँवों के लिए शहर में आने के साथ बसने की कोशिश कर, उस प्रयास में उनका शुरुआत होती। अगर मैं बात करूँ कि आज मैंने कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैंने अपने आप को कोचिंग के 2 बच्चों से शुरू किया। जिस कोचिंग की शुरुआत की उसमें मैंने दरी बिछाई है, टाट पट्टी खुद बिछाई है बच्चों को बिठाने के लिए। बोर्ड मैंने खुद ने लगाए हैं। हर एक काम मैंने करते-करते 2 बच्चों से धीरे-धीरे अपनी कोचिंग को बढ़ाया। मतलब इंदौर में आप आए थे तो संघर्ष केवल और केवल आपने कोचिंग से अपने संघर्ष की शुरुआत की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कृष्णपाल जी कि अगर यहाँ पर बच्चा आया है, अब वो संघर्ष की उसने शुरुआत की और आपने उसे देख लिया, तो आप अगर उसे वहीं स्थिर कर पे छोड़ रहे हैं, तो वो
आपका नजरिया। आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि आप अपने समाज की अलग अलग प्रतिभाओं को जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि केवल हमें जोमेटो, स्विगी, केवल हमें डिलीवरी बॉय बन के नहीं रहना है, केवल हमें रेपिडो चलाकर नहीं रहना है, हमें रेपिडो चला करके अफसर बनना है, तब आपका सम्मान है, तब आप सम्मान के अधिकारी हो। सम्मान सिर्फ ये है, आपने इस सम्मान की बात को इतनी लंबी खींची। प्रतिभा का सम्मान इसलिए किया जाता है कि समाज के युवाओं को, जो छात्री उम्र होती है, उन्हें एक ही दिशा देने की कोशिश की जाती है कि आप इनसे मोटिवेट होकर अपने आप को भी तैयार करें, और अपने आप को तैयार करके आप अधिकारी बने, खिलाड़ी बने, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, लेकिन आप जो भी बने, लेकिन पहले नंबर पर आप अच्छे इंसान बने। अगर मैं समझता हूँ कि समाज का वो बच्चा सो आज कुछ भी कर रहा है, चाहे वो जोमेटो में हो, रेपिडो चला रहा हो, लेकिन अगर वो समाज के साथ में मेरी बात अगर मानता है, तो मैं उससे ये कहूँगा कि बेटा, काम कोई भी शुरू किया है, लेकिन एंड है वो ये नहीं। में कहते हैं ना कि इंसान, आप जो भी हो, अच्छे हो, लेकिन आपके बनने की सीमा अनंत है। तो आप अभी अगर जीवन की शुरुआत है, तो एक जगह देख के आप वहाँ स्थिर नहीं है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक एक बच्चे में, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको एक एक बच्चे को अनंत बनने के लिए, मतलब अपने मुकामों तक पहुंचने के लिए मैं उन्हें तैयार कर सकूं, उन्हें एक दिशा दे सकूं। ये मेरी पूरी कोशिश है। क्या बात है रवि भैया, अब ये कार्यक्रम की बातें हो गई। मैं चाहता हूँ कि दूसरे पड़ाव पर हमारा इंटरव्यू शुरू हो। कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें ऐसी होती है रवि भैया, हम जैसे पत्रकारों को तो गलतियाँ ही दिखाई देती है, और उन गलतियों पर मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपको प्रदेश में एक उच्च पद मिला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो उसको कैसे निभाएंगे आप, किस तरीके से निभाएंगे? और जीतू भैया ने क्या जिम्मेदारी दी है आपको? आप कांग्रेस में हैं, तो जीतू भैया प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो कैसे निभाएंगे उस जिम्मेदारी को, ये मेरा सवाल है। देखिए, आपने बात पहले करी थी समाज की, तो समाज के प्रति मेरे प्रश्नों के उत्तर थे। अब आस बात कर राजनीति पे, तो मैं राजनीति की बात कर। नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि केवल राजनीति में राजनीति और समाज अलग अलग है, और समाज से ही राजनीति है जी। तो क्या है कि मैं ये समझता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आपने एजुकेशन इंदौर से प्राप्त किया है, अपने आप को तैयार भी आपने इंदौर से किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात आपने जो राजनीति की बात करी है, तो मैं बतला दूँ कि मैं राजनीति के अंदर, मेरा ऐसा सोचना है कि आपको अगर कोई जवाबदारी दी, तो उसका निर्वाह करना मकसद नहीं होना चाहिए, सब श्रेष्ठ परफॉर्मेंस देना आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो इसके पहले भी मुझे जो जवाबदारियाँ प्रदेश कांग्रेस ने दी हैं, उनमें मैंने प्रयास किया है बेहतर से बेहतर करने का। तो ये जो जवाबदारी मिली है, निश्चित ही आपको समय के साथ में ऐसा देखने को मिलेगा जिससे आप खुद कहेंगे कि रवि भाई, आपने जो कार्य किया वो बेहतर कार्य किया है। और रही बात, आपने बताया जीतू पटवारी जी, तो जीतू पटवारी जी अभी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को लेकर, और मध्य प्रदेश की जनता के प्रति जो उनके भाव हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित उनकी एनर्जी, उनके कार्य, उनके पास आप देखेंगे कि मैं समझता हूँ कि जिस एनर्जी से वो पूरे मध्य प्रदेश में लोगों के बीच में जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रख रहे हैं, उनके हित में वर्तमान सरकार, मोहन सरकार से लड़ रहे हैं, तो प्रभावित है। नहीं, लड़ना लड़ना प्रभावित नहीं है ना, चुनावी वो उनका खुद का चुनाव नहीं जीत पाए, प्रदेश में क्या जिताएंगे कांग्रेस को? ये ने कहा। ये मैंने नहीं कहा, लाखों कार्यकर्ता बोलते हैं कि भाई हारे हुए आदमी को आप प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहे हैं। मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अटल जी रहे, चुनाव नहीं आ रहे क्या? मुझे बताइए ना। बिल्कुल हारे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि चुनाव हार के हम नेतृत्व नहीं कर सकते? ये आपका सोचना है। नहीं, मेरा नहीं है, ये तो कई सारे लोगों का सोचना है, मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ। तो प्रश्न पूछा, उसका जवाब दीजिए। हाँ, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव नहीं हारे? बिल्कुल हारे। तो फिर आज चुनाव हारने से आप उनको ये कहें कि अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए, उत्तर प्रदेश कैसे संभालेंगे? आप ये सोचिए, फिर राष्ट्र में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्होंने प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, तो संभाल सकते हैं, इसलिए तो दी है। और रही बात चुनाव, तो 28 के चुनाव आने दीजिए, बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आएगा प्रदेश के अंदर। लेकिन एक बात का आपने जवाब नहीं दिया कि कहाँ से लड़ोगे चुनाव आने वाले समय में? क्या है कि आप कोशिश ये करते हैं कि जो भी आपके साथ में बैठा है, उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिन प्रश्नों में वो
ऐसे कुछ उत्तर दे दें जिन उत्तरों को खूब चलाया जाए। नहीं तो हमारी तो टीआरपी है, हम तो पूछेंगे। ऐसा नहीं होता है। राजनीति को आप सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही क्यों सीमित रख सकते? वहीं तक सीमित है। आप राजनीति करने वाले को ले देके चुनाव कहाँ से लड़ोगे, कब लड़ोगे, कैसे लड़ोगे और कैसे जीतो? आपका तो ये है, आपकी तो पार्टी, मतलब मेरा ऐसा सोचना है, राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित। राजनीति एक जनसेवा का संकल्प भी हो सकती है, जो है, चाहे वो चुनाव लड़ने पर हो, चाहे चुनाव ना लड़ने पर हो। मैं जो राजनीति में हूँ, उस अनुसार मेरा सिर्फ इतना सोचना है कि मैं कितना जनता के बीच में जनता के हित के कार्य कर सकता हूँ। मेरी क्षमता क्या है, उस क्षमता से मैं कार्य करने की और उनके बीच में जाने की कोशिश करता हूँ। विशेष तौर पर मेरी जो इच्छा है, जब जनता की आवाज़ जहाँ भी अपने को लगे, जैसे आपने कहा कि राजगढ़ ब्यावरा, राजगढ़ ब्यावरा एक इंदौर शहर के अंदर काफ़ी बच्चे यहाँ रहते हैं, कोचिंगों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनकी काफ़ी समस्याएं होती। उन समस्याओं को लेकर उन्हें निश्चित ये लगता है कि हमें रवि भैया से संपर्क करना चाहिए। वो संपर्क करते हैं, मैं उनकी जो संपर्क करने पर उनकी जो मैं आवश्यकता रहती है उस पर खरा उतरता हूँ, और खरा उतर के मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि उस बच्चे के सपने के साकार करने में, मेहनत करने में, पढ़ने में, लिखने में, रहने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। रवि भैया राजनेता तो बहुत अच्छे हैं आप, ये बात तो मुझे पता चल गई है आपके जवाबों से। कि मैं पहले दिन से ही और आखिरी दिन तक चुनाव लड़ने के उद्देश्य से राजनीति बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं किएगा, मैं आपको बता। नहीं, हर नेता बोलता है, लेकिन रवि भैया फिर भी एक इच्छा होती है कि चलो पार्टी आपको मौका दे। आप पार्टियों के ऊपर बात करते हैं, भाजपा के नेताओं से भी मैं बात करता हूँ, कांग्रेस के नेताओं से भी बात करता हूँ, तो वो पार्टी के ऊपर छोड़ देते हैं। पार्टी आपको मौका दे तो फेवरेट विधानसभा कौन सी? सेट फेवरेट है कांग्रेस पार्टी की। 2028 में सरकार बनाने के लिए मेरा तिनका भर भी क्या योगदान हो सकता है बिना चुनाव लड़े, मैं उसी पर काम करूंगा। क्या आप जैसे कोचो, ये जैसे मुझे एनएसआई के अगर प्रभारी बनाकर दायित्व दिया है, तो मध्य प्रदेश के मैं छात्रों को एनएसआई से जोड़ने का पूरा प्रयास करूँ। और रवि भैया मतलब एक बात है कि आपने जो युवाओं के दिल में जो फुहार एक तरीके से उठाई है कि यार रवि भैया, रवि भैया इधर सीतावत में जाओ तो रवि भैया, इधर भौर को अबे जाओ तो रवि भैया, उधर राजगढ़ ब्यावरा में पूछो तो भैया कि रवि भैया। तो रवि भैया ने ऐसा क्या घूट पिलाया, केक काट कर मना लिया क्या युवाओं को? कि मैं आज भी रात को अगर आवश्यकता 2 बजे भी होती, 4 बजे भी होती है, अगर कभी भी एट ए टाइम मेरी आवश्यकता होती, तो मैं कभी भी फ़ोन स्विच ऑफ या बंद नहीं करता हूँ। दूसरी बात, फ़ोन अगर नहीं उठा पाता हूँ तो रिटर्न लगाता हूँ। ये सब मैंने मेरे नेतृत्वकर्ताओं से सीखा है। मैंने कह सकता हूँ आपके अधिकार के साथ कि मैंने अपने जिनको मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जिनके रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, उनसे ये सब कुछ सीखा है कि जनता के बीच में अगर आप वास्तविक में जनसेवा करना चाहते हैं, तो पूरी तरीके से उनके लिए आप समर्पित हो जाओ। को मैं पूरी तरीके से समर्पित हूँ, और यहाँ पर सामाजिक दांगी समाज के हो या राजगढ़ के अन्य समाज के हो या मध्य प्रदेश का कहीं भी हो, अगर विद्यार्थी है और उसे मेरी आवश्यकता है, तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि वो निराश नहीं होगा। अच्छा, एक दो सवाल आखिरी के मेरे हैं रवि भैया। अभी जो कार्यक्रम हुआ था उस भाषण में मैंने जहाँ तक पाया कि आपने खुद की आवाज़ भी उठा ली, कि आगे चल के हजारी लाल जी अगर समाज के युवाओं को आपकी ज़रूरत पड़े तो आप पीछे मत हटना। तो कहीं आपके लिए ही तो वो बात नहीं थी? नहीं मतलब मेन चीज़ ये थी ना कि अ, आप भी राजनीति में हो। बिल्कुल मैं खुला 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 सवाल करता हूँ आपसे कि आप भी राजनीति में हो। आपने सीधे तौर पर हजारी लाल जी को ये बोल दिया कि कहीं आपके समाज के युवा की आवाज़, कहीं आपके समाज के युवाओं को आपकी ज़रूरत पड़े, तो आप पीछे मत हट जाना। तो कहीं न कहीं आप हजारी लाल जी के पद चिन्हों पर चलकर कांग्रेस का चुनाव तो कहीं न कहीं से हासिल नहीं करना चाहते। ये मेरा सीधा सवाल था। नहीं, दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि आपके हरियाला मान साहब से क्या व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं या नहीं है? बहुत अच्छे, मेरी क्या दुश्मनी है? मैं तो बिल्कुल, अरे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। संबंध अच्छे हैं, आप खुद जानते हैं। जो इस उम्र तक हैं, उन्होंने
सामाजिक तौर पर आज भी पूरा समाज इन्हें चाह रहा है। अब मैं तो चाहता हूँ कि पूरा राजगढ़ उन्हें चाहता है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या बताया आपको कि सामाजिक तौर पे आप वापस बात करने आ गए, राजनीतिक से चालू मतलब सामाजिक चालू करी, राजनीतिक से वापस सामाजिक। मैं रवि भैया से इसलिए सामाजिक और राजनीतिक इसलिए चाहता हूँ कि रवि भैया समाज के नाम पर आप राजनीति करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भविष्य कहाँ पर है। एक बात बताइए, एक चैनल चलाते हैं, जी बिल्कुल। तो आप दिन भर क्या दिमाग में लगाते हैं? मुझे बताइए, आप दिन भर क्या सोचते हैं? चैनल जब चलाते हैं क्या सोचते हैं, बताइए ना। मेरी मेरी एक सोच यही रहती है भैया कि राजगढ़ के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएं। आपने कई लोगों की सुनी होगी, प्लस कुछ हमारा घर चल जाए इसलिए हम कुछ टीआरपी बटोर ले आप जैसे लोगों के साथ बैठकर टेबल पर। दूसरी मेरी सोच है, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। आप स्पष्ट, अच्छा। स्पष्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि मैं एक अपने इस चैनल के माध्यम से या चीज़ों के माध्यम से मैं कहीं न कहीं लोगों के हित की लड़ाई लड़ता लड़ता तो हूँ मैं, बिल्कुल। और हम भी देखते हैं। क्यों लड़ते हैं? आप चैनल चलाते हैं इसलिए लड़ते हैं ना साहब। मान लीजिए एक मिनट के लिए, तो चैनल ही चलाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आम व्यक्ति है जो गुज़र रहा है, उससे तो हम आपके कामों की अपेक्षा उससे नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जब मैं समाज के दायित्व पर बैठा हूँ, तो मेरी भूमिका क्या होना चाहिए? अगर मैं राजनीति के दायित्व पर बैठा हूँ, तो मेरी भूमिका क्या होना चाहिए? दिन और रात मैं उन दायित्वों का निर्वाह कैसे बेहतर करूँ? ये सोच होना चाहिए ना, बिल्कुल होना सही चाहिए। होना चाहिए कि इसमें कोई परिवर्तन होना चाहिए कि बन जाऊँ और घर बैठ जाऊँ और अपने काम-काज भी लगा रहूँ, तो क्या मतलब क्या बनने? मतलब केवल एक कुर्सी उद्देश्य नहीं है, अपने समाज के लोगों को कहीं ना कहीं जिस दिन से मुझे समाज ने, राजनीतिक कांग्रेस पार्टी ने, जिसने भी मुझे दायित्व दिया है, मेरा लगभग जैसा आपका सोचना रहता है ना, वैसे ही वो सोचना रहता है कि यार मैं इस पर बेहतर क्या करूँ? होना हाँ, चाहिए। यार ये सोचिए कि इस ताकत को भी समझिए कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर जैसा राजगढ़, विदिशा, सागर, दतिया, टीकमगढ़ अगर कार्यक्रम हो रहा है समाज का, तो वहाँ संख्या है, वहाँ जनसंख्या है, तो कार्यक्रम बहुत बेहतर किया जा सकता है। सही है। इंदौर में तो अगर हम देखें तो वहाँ से आकर जो बसे हैं और इंदौर कितना बड़ा हो गया, उन लोगों को ढूँढना, एकत्रित करना और उनसे बातचीत करके इस कार्यक्रम तक लाना। ये जो कार्यक्रम हुआ है सफल, तो इस कार्यक्रम में एक अकेले व्यक्ति के कारण सफल नहीं होगा। मेरे साथ मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो दायित्वों पर हैं, समाज के लिए काम करते हैं, बेहतर सोचते हैं, पढ़े-लिखे अधिकारी भी हैं, व्यापारी भी हैं, सबका सहयोग है। मैं एक-एक घर का, एक-एक परिवार का, इंदौर शहर का, जो दांगी समाज से उसका ये कहूँगा कि वो वहाँ पहुँचा, वो भी उसका एक सहयोग है। ये समाज के प्रति सहयोग है, ठीक है? और समाज के जो पदाधिकारी हैं, जो आए थे, वो मंच पर थे। मतलब मेरा ये कहना है कि समाज के समस्त लोग यहाँ पर थे। जो हमारे पदाधिकारी उनका हमने यहाँ के जो लोकल लोग थे, उन्होंने सबने मिलकर उनका सम्मान किया और समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमने उनके साथ में इस कार्यक्रम को सफल किया। राजनीतिक कोई लाभ नहीं ढूंढा इसमें। राजनीतिक लाभ तब होता जब वहाँ राजनीति वाले लोग होते हैं थे ना। राजनीति एक से एक बड़े धुरंधर थे वहां पर। कि अगर मान लीजिए मुझे राजनीतिक लाभ लेना होता तो मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को बुला सकता था प्रदेश लेवल पे, प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन कर। अब वो तो आपकी मजबूरी भी तो हो सकती है ना रवि भैया कि आप हजारीलाल जी को बुलाएं। आपकी मजबूरी भी हो सकती है। एक बात बताइए, अगर जैसे अगर सामाजिक तौर पे हमारे विदिशा में भी बहुत सारे समाज के जो दोनों पार्टियों से नेता रहे हैं, भूपेंद्र सिंह दांगी जी भी मंत्री रहे हैं, है ना? वर्तमान में विधायक भी हैं। सामाजिक तौर पे कई पार्टियों ने कई नेता दिए, लेकिन आपने कहा कि आपने चीजों के साथ बुलाया, तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसे सामाजिक तौर पर जब कार्यक्रम किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि समाज के व्यक्ति वे जो समाज के लिए अपने माध्यम से कुछ कर सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं। आने वाले समय जो बच्चे बैठे हैं, परिवार बैठे हैं, उनको लेकर हमें दे सकते। यहाँ पर जितने लोग बैठे थे, आपने बार-बार हजारीलाल जी मान साहब की बात करी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज का प्रोग्राम इंदौर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और देश में जहाँ होगा वो वहाँ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो समाज के पथ पर बैठे। अगर वो समाज के पथ पर नहीं बैठे होते, तो हो सकता है कि उनकी व्यस्तता, उनके कार्यों को लेकर वो समय दे पाते या नहीं दे पाते। शायद आप इनवाइट भी नहीं करते उनको। अब इनवाइट अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वी भी रहते वो, मान लीजिए एग्जाम्पल के, तो भी इनवाइट रहते। सामाजिक तौर पर सामाजिक जिन्होंने खड़े किए, रामचंद्र भाई साहब आए, माधव सिंह जी आए, वो पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे भी पाठ्य पुस्तक में। अगर आप ऐसे देखोगे तो वहां सब लोग आपको
एक सामाजिक तौर पर विकास के लिए उपस्थित मिलेंगे। मैं खुद कांग्रेस पार्टी से आता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अजय लाल तांगी जी अगर बीजेपी से आते हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूँ। मुझे युवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया ना, अशोक डांगी जी दतिया के, वो कांग्रेस से बिलोंग आते हैं, वो पदाधिकारी है। तो ये ऐसे सोचना, कहीं भी मैं सामाजिक प्रोग्राम में आपकी बातें, आप मेरे मित्र हैं, तो मुझे ठीक है हर बात का जवाब देना है, लेकिन मैं यही कहता अगर कृष्णपाल जी के समाज के कामों के माध्यम से राजनीति उद्देश्य से मेरे जैसे व्यक्ति का तो कभी भी नहीं रहा और ना रहेगा। क्या बात है रवि भैया, वाकई में आपने खुल के जवाब दिए हैं। एक दो चार मेरे पर्सनल सवाल है अ, क्योंकि आप जैसे युवाओं के साथ मिलकर थोड़ी एनर्जी भी मिलती है, थोड़ी खुलकर बातचीत हो जाती है। क्योंकि मेरा भी ये काम है कि सवाल आपसे मैं पूछूं, हर तरीके से पूछूं। इंदौर में आप रहे हैं इतने सालों से, और आपने एक गांव से निकल कर के अपना एक खुद का आशियाना बनाया, परिवार यहाँ पर बसाया। और काफ़ी सारे दांगी समाज के युवा भी ये बोलते हैं कि एक सफलता हासिल की है तो उसमें रवि दांगी जी का नाम आता है। मैं आपके सफलता के राज जानना चाहता हूँ। मैं पिछले संघर्ष में आपके जानना चाहता हूँ, कैसे यहाँ तक आपने सफ़र किया होगा? कैसे आप यहाँ पर आए? कैसे अपना खुद का आलीशान घर बनाया? कैसे आपने परिवार को जोड़ा? कैसे आपने समाज को जोड़ा? किस तरीके से आप यहाँ पर कमाई-धमाई करते हैं? थोड़ा-सा खुलकर बताइए, आपके पास पूरा समय है। ठीक है, इससे हो सकता है कि जो भी मुझे देख रहे हैं, वो किसी भी समाज का बच्चा हो सकता है। अगर मेरी बात को सुन के अगर उसे कुछ करने की हिम्मत मिलती है, तो मैं सौभाग्यशाली रहूँगा। ये बात हकीकत है कि मैंने जैसे आपने कहा ज़ोमैटो, रैपिडो, है ना? मैंने इनसे भी ये कह सकता हूँ कि शुरुआती पल इससे भी और जो छोटा स्तर होता है, वहाँ से अपने आप को खड़ा किया है और खड़ा करके धीरे-धीरे अपने आप को इंदौर में स्थापित करने का एक प्रयास किया है। मेरा ऐसा सोचना है कि मानव जीवन में आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर जो बच्चा चाह रहा है आज, अगर वो किसी भी स्थिति में इंदौर शहर में स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो थके नहीं और वो रुके नहीं और वो मेहनत करता रहेगा ना, तो वो ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो आने वाले 100 लोगों को के बीच में बैठकर प्रभावित कर सकता है। मैंने तो अपने आप को सिर्फ एक छोटे से मुकाम तक पहुँचाया है, लेकिन मैं समझता हूँ इस देश के अंदर, ये भारत की माटी विशेष तौर पर इसलिए जानी जाती है कि यहाँ ऐसे-ऐसे तेजस्वी, ऐसे-ऐसे लोग हुए हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों को अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो अपने आप को बहुत ऊँचाइयों तक ले गए। यहाँ जब छोटे स्तर से अपनी शुरुआत की, फिर पहले स्कूलों में पढ़ाया, जो आपने बताया पहले शहर के छोटे काम किए, फिर उसके बाद स्कूलों में भी पढ़ाया, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हुए फिर कोचिंग संचालित की। कोचिंग संचालित करते-करते कोचिंगों में बच्चों की संख्या बढ़ाई, उस पर जोर देते-देते फिर उसके बाद मैं आज मध्य प्रदेश की सारी कोचिंगों का एसोसिएशन का अध्यक्ष। प्रेम मिलता गया, स्नेह मिलता गया। मुझे कसबाजी हकीकत बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे अगर सबसे ज़्यादा बढ़ने की जो खुशी है और मैं बढ़ा हूँ उसका कारण अगर मैं मानता हूँ, तो मुझे चाहने वाले लोगों का प्रेम और स्नेह। मुझे जो प्रेम और स्नेह मिला है, मैंने आज तक हमेशा ये कोशिश करी है कि मेरे जीवन में मैं किसी का दिल ना दुखाऊँ, किसी को तकलीफ ना दूँ। मेरे कारण अगर मैं किसी का भला नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बुरा नहीं करना चाहता हूँ। मैं कारण किसी को दुःख नहीं होना चाहिए, मेरी ये सोच है और यही कारण है कि मुझे निरंतर प्रेम इसने मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। नहीं, वो तो आपका बड़प्पन है रवि भैया, कमाई-धमाई कैसे की आपने? ये भी एक सवाल था कि यार रवि भैया ने ऐसे कैसे कमा लिया यार, मोटा पैसा कमा लिया, इंदौर में रह रहे हैं, बढ़िया घर, बढ़िया है, सब कुछ है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा हाँ। कि अगर बच्चे सुन रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन गलत काम करना भी नहीं है और गलत काम करके पैसा कमाना भी नहीं। क्या बात है! हाँ, मैंने अपने रास्ते को जिसको चुना, उस रास्ते के माध्यम से जो मुझे मिलता गया, उसमें बरकत। तो वो रास्ता तो बताइए, क्या रास्ता था? जब कोचिंग संचालन किया, बच्चों की संख्या बढ़ती है, उसके साथ में मैंने हॉस्टलों का संचालन किया और इंदौर शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, ये मान लीजिए आप कि रियल एस्टेट एक बड़ा उसका इनकम का सोर्स होता है। जब आप इन सब चीज़ों के साथ में, जब एक छोटी जगह होती है, तो वहाँ लिमिटेड कार्य होते हैं। जब बड़ी जगह होती है, तो वहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपने जीवन के अंदर कैसी चीज़ों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या चीज़ें अपनाई। कोचिंग है, हॉस्टल हैं, आज मैं संचालित करता हूँ, मेरा छोटा भाई कंधे से कंधे मिलाकर सारे हॉस्टलों का संचालन कर रहा है, तब जाके तो राजनीति कर रहा हूँ। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल। हाँ, एक स्टेप नहीं है मतलब।
तो ये परिवार का सपोर्ट है। बिल्कुल। मेरा परिवार जैसे क्षत्रिय दांगी समाज से हम आते हैं एग्जाम्पल, लेकिन मेरा पूरा परिवार राधा स्वामी सत्संगी है। मैं हर एक वो चीज से दूर हूँ जिस चीज के लिए मैं विशेष तौर पर बच्चों को मना करता हूँ। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी 17 साल की उम्र में हमें एक मतलब एक आकस्मिक निधन हो गया था उनका। हेपेटाइट बी जैसी बीमारी हो गई थी, जिसके कारण हम संघर्ष के साथ रहे लेकिन बचा नहीं पाए। वो एक दुख क्षण ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि मेरे पिताजी ने जीवित अवस्था में ये कहा था कि मुझे इतना पता है कि मेरा बेटा पूरे परिवार को संभाल लेगा। क्या उस लाइन ने मुझे टच किया। मैंने अपने पिता माता के प्रति जो सोचा वो साक्षात परमेश्वर के साथ सोच कर चला। आज जो भी हूँ उनकी एक ऐसी कृपा है कि उन्होंने एक ही बात कहा है कि अगर जैसा आपने कहा मकान, आपने कहा पैसा, मेरे माँ ये कहती है मुझसे कि बेटा अगर मकान आपका है और आपसे पूछे कि मकान बड़ा अच्छा है, तो आपका जवाब होना चाहिए मकान तो प्रभु का है, हम तो उसके किराएदार हैं। क्या बात। इसी प्रकार अगर आपके पास गाड़ी है, पैसा है, ये सब चीजें कुछ समय की हैं, लेकिन मैं एक लंबे समय के लिए अपना ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती रहे, आगे बढ़ाते रहे। क्या बात है। धांगी समाज के प्रति नहीं सोचता हूँ, मैं सारे समाज के प्रति सोचता हूँ। अगर ऐसा होता तो मेरे कोचिंग में सभी समाज के बच्चे नहीं आते। मैं आज ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन काल में मैंने 1 लाख से 1.25 लाख बच्चों को पढ़ाया। ये तो शिक्षक समाज का भी नहीं होता है, मतलब ये मैंने नहीं कहा ना समाज रिलेटेड बच्चे, मैं आज यहाँ मतलब आप मेरे साथ अगर निमाड़ जाए, मालवा जाए, भोपाल जाए, क्षेत्र में जाए, मैं समझता हूँ कि आप मेरे साथ झाबुआ चलिए, मेरे साथ धार चलिए, अलीराजपुर चलिए। वे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया आज वो अधिकारी हैं, आईआईडी हैं, आईआईटी करके इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, राजनीति में नेता हैं। बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरे सारे, मैं मतलब कह सकता हूँ एयरपोर्टों पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरे बच्चे हैं, मिलिट्री में मेरे बच्चे हैं। तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैंने एक समाज को दिशा देने का कार्य तो किया, क्या बात है है भैया। ना? और रही बात हॉस्टल्स आते हैं इसीलिए डाले कि तो बाहर से बच्चे आते हैं, मैं उनको एक कम पैसों में कैसे सुविधाएं दे सकता हूँ वो भी मैंने प्रयास किया। मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि मैं बड़ा बनने के लिए पैसा बड़ा कमाऊं। हम्म, और ये वास्तविक बात है कि जब कहते हैं ना कि 2 हाथ से करने की क्षमता होती है, रिश्वत 4 हाथ से अपने आप देता है। बहुत तो ये मैं कह सकता हूँ मैंने अपने आप को जो तैयार किया वो पूरी तरीके से माता-पिता के सपनों के साथ किया है। मेरे पिताजी के संघर्ष को मैंने देखा, मेरे माता के जीवन काल को मैंने देखा है और देख रहा हूँ, तो मैं इस सब चीज़ों से बहुत प्रभावित हूँ। अगर आप लिंबोदी जहाँ मैं निवास करता हूँ, वहाँ आप आएँगे, तो हम सबने मिलके एक राधा कृष्ण मंदिर का भी निर्माण किया है। हम हर साल वहाँ पर 15,000 से 20,000 लगभग लोगों का एक भंडारा भी करते हैं, जो भंडारा उस क्षेत्र का सबसे बड़ा और बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छा होता है। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो जनता के बीच में, अब आप कहेंगे कि आप कभी राजगढ़ की बात कर रहे हैं, कभी लिंबोदी, कभी नहीं नहीं, तो मैं क्या है जहाँ भी रहो, मतलब वो एक शहर है ना, बड़ा अच्छा शहर है कि भैया अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो रवि भैया जिंदा नजर आते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और जैसे मैं हूँ, मेरा ऐसा है रवि भैया कि मैं भी बड़ा इमोशनल और बड़ा आपकी तरह मतलब चुलबुला सा लड़का हूँ। अभी अपनी पहचान बनाने में लगा हूँ, लेकिन आपसे मिला हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है। और मैं तमाम आपसे कड़वे सवाल पूछे, तमाम जातिवाद के सवाल पूछे, राजनीति के सवाल पूछे, लेकिन इस पॉडकास्ट में मुझे, मैं बड़े यकीन से, अंत में मैं बड़े यकीन से ये कह सकता हूँ, ऑन कैमरा कह सकता हूँ कि रवि भैया जो है, उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध भले ही हैं, लेकिन सवालों में कोई कमी मेरे हिसाब से तो मैंने नहीं छोड़ी। अगर छोड़ी हो तो आप बताना, तो मैं आगे चल के और भी वो सवाल आपसे करूँगा। अभी लंबा सफ़र है, लंबा रास्ता है, आपको भी जाना है, हमें भी जाना है। लेकिन ये जो चैनल है भैया, ये चैनल जनता का है, उस जनता के सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। अगर उसमें कोई कमी रही हो तो मैं जनता के ऊपर ही छोड़ता हूँ। लेकिन रवि भैया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आपने इतने स्नेह से, इतने प्यार से, हो सकता है कि आपको थोड़ा बुरा लगा हो, ना लगा हो, लेकिन वो आपके ऊपर है। लेकिन जनता के सवाल थे, तो मेरा वो कर्तव्य बनता है कि मैं आपसे पूछूँ। और बड़े अच्छे जवाब दिए रवि भैया। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 2 शब्द इस पूरे पॉडकास्ट के लिए आप कहें। पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी के साथ कि आपने एक लाइन बोली थी पूरे पॉडकास्ट में कि जिंदा हो तो जिंदा दिखना ज़रूरी है। बिल्कुल। उसको मैं पूरा करता हूँ
यदि आप जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। हर सांस के साथ कुछ कर गुजरने की हुकार होना चाहिए। यूं ही नहीं चलना है भीड़ के साए में। अपना कुछ नाम, अपनी कुछ पहचान होनी चाहिए। क्या बात है। हर शख्स को यही कहूंगा कि खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो और अपने आप को स्थापित करो, अपनी पहचान बनाओ। समाज, परिवार, देश और सबका विकास करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं भी एक शेर सुनाना चाहूंगा। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहाँ पहुंचे हो, हम वहाँ खुद ही चल के आए हैं। क्या बात है रवि भैया, ये आपके लिए था शेर। लव यू भैया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बस आप इसी तरीके से सभी लोगों के हित में लड़ते रहें, आगे इसी चैनल के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ उठाते रहें और वर्तमान सरकारों से आप उनके प्रति जगाते रहें, लोगों को हक दिलाते रहें। यही अपेक्षा करता हूँ और यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।